पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आप कहाँ देख रहे हैं? यार अभी जो अगर आप देखें रिसेंटली पाकिस्तान खेला है T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रहा है, सीरीज़ जीत गया हुआ है। उससे एक तो अच्छा होता है कि वर्ल्ड कप से पहले आप एक बड़ी टीम के साथ सीरीज़ खेलें, जीत गए, एक मोमेंटम आपको मिलता है। लेकिन एक जो मुझे प्लस पॉइंट नज़र आया, जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग अप्रोच जो मुझे स्पेशली नज़र आई है, आगा जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो माइंड सेट है, अगर इसी माइंड सेट से जाएंगे कि जो फेयर ऑफ फेलियर है ना, ये अगर इस तरह के माइंड सेट से खेलेंगे कि ये ना हो, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं पाकिस्तान के हाई। व्हाट अबाउट बाबर आजम? बहुत ज़्यादा उनके हवाले से सवाल हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से सही सिलेक्शन उनका हुआ है, या एक टाइम पर लोग जो कह रहे थे कि बाबर के बगैर टीम नहीं बनती और अब कह रहे हैं कि जी उसकी टीम में जगह नहीं बनती? देखिए, एक तो आई थिंक उस दिन आगा ने भी यही कहा है कि हर बंदा जो है ना बाबर के बारे में ही सवाल करता है, और आजकल आई थिंक राइटली सो, क्योंकि उनका जितना एक्सपीरियंस है, जितना उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, उस लिहाज से तो बनता है कि आपको चेक एंड बैलेंस देखना है कि कहाँ पे राइट सिलेक्शन है, कहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन है। और जहाँ तक मुझे लगता है बाबर आजम की सिलेक्शन हुई है तो उनको प्रूव भी करनी है फिर अपनी सिलेक्शन जो है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल से उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है, ना कि वो अपवर्ड गए हैं, वो नीचे ही आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वरिंग साइन है, और यहाँ पे सिलेक्टर्स को भी देखना है, टीम मैनेजमेंट को भी देखना है कि कॉम्बिनेशन में वो आते हैं कि नहीं आते। और जिस माइंडसेट से पाकिस्तान लास्ट 2 सीरीज़ खेला है, अगर आप देखें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो उनका जो माइंडसेट था पावर प्ले को चार्ज करने का, वो उन्होंने किया है। पहले मैच में आई थिंक 56-57 था, दूसरे में 65 प्लस था। तो इस वाले माइंडसेट में वो आते हैं कि नहीं आते। यस, हर बंदा ये कहता है कि जी श्रीलंकन जैसी कंडीशंस में उनका होना ज़रूरी था, लेकिन वो तो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। जब भी अभी दोनों सीरीज़ में वो स्पिनर से आउट हुए, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। अगर वो अपनी सिलेक्शन को कैसे प्रूव करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, और सिलेक्टर्स ने किस थॉट पे उनको लेके आए हैं कि वो उन कंडीशंस में वो बेनिफिट हमें दे सकते हैं। हाँ, वो फॉर्म में होते तो शायद मैं कह सकता कि वो दे सकते, लेकिन इस टाइम तो वो बेचारा खुद भी अंडर प्रेशर है कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में भी। तो ये क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। क्वेश्चन मार्क की आमिर आपने बात की, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनता पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पर कि आपने कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं रखा हुआ? है ही नहीं है अभी जो बेचारा नाफे, मैं तो यही कहूँगा, वो तो अपना अगर उसने करियर स्टार्ट किया तो उसने एज अ ओपनर स्टार्ट किया है। अब फ़खर को हमने मैं आई थिंक पहला बंदा था कि इस बात में मैं बोला था कि फ़खर को ज़बरदस्ती मिडल ऑर्डर बनाया जा रहा है, और आप आज देख ले 2 साल से फ़खर की परफॉर्मेंस कहाँ चली गई है। जब आप इस तरह के शिफ्ट्स करते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम आती है। और आप देख ले अब जो हमारा आगा है वो मिडल ऑर्डर अब वो 3 पे चला गया, और जो ओपनर था वो 4 पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सिलेक्शन कमेटी पे भी आता है कि आपने वो डेप्थ नहीं तैयार की, आपने आपका वो जो एक माइंडसेट होता है टीम को बेहतरी की तरफ लेके जाने का, आप बस शफल करते रहे कि ओपनर मिडल ऑर्डर मिडल ओपनर, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपकी टीम का जो विनिंग बैलेंस होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता। वो ठीक है, एक सीरीज़ जीत जाएंगे, 2 हार जाएंगे, तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगे। आमिर, जब आप खेल रहे थे तब भी यही बात होती थी कि टीम मैनेजमेंट जो है उसकी फाइनल से में बहुत ज़्यादा होती है। अब बात हो रही है कि जी सिलेक्शन कमेटी 20 मुंतखब करती है, 15 कप्तान और हेसन डिसाइड करता है। लग रहा है आपको? मुझे लगता है इस कोच का, मुझे लगता है कि थोड़ी से है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि टीम की आप प्लेइंग स्टाइल भी देखें ना, प्लेयर को पहले बता दिया जाता है कि आप सीरीज़ का एक मैच खेलोगे, दूसरा ड्रॉप हो गए, तीसरा फिर आप खेलोगे। तो यहाँ पे तो उसका लगता है कि उसकी चल रही है। लेकिन बात यह कि इससे पहले वो तो अभी आया ना, आई थिंक 6 महीने हुए उसको, लेकिन इससे पहले भी यही सिस्टम चलता रहा है। कोई सेटलमेंट टीम में नज़र नहीं आई कि स्पेसिफिक रोल होने चाहिए कि ये हमारा 4-5 का बैट्समैन है, ये टॉप 3 है, ये कभी भी नज़र नहीं आया। पिछले 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि आपको एक सेटल्ड टीम नज़र नहीं आई। तो आमिर, एज ए फास्ट बॉलर, आप इस टीम की जो फास्ट बॉलिंग सिलेक्शन है उससे मुतमईन है? सलमान मिर्ज़ा, शाहीन आफरीदी, नसीम, डू यू थिंक फेयर इनफ? एंड फोर्थ फास्ट बॉलर आपके फ़हीम अशरफ? यार सलमान मिर्ज़ा तो मुझे लगता है कि आई पर्सनली कि मुझे वो पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। अगर जब से वो आया हुआ है, और मुझे उसकी एक अच्छी जो चीज़ लगती है, एक T20 की रिक्वायरमेंट जो है ना, कि आपके पास वेरिएशंस होनी चाहिए, और उस लड़के के पास है। अभी हालांकि वो इट्स टू अर्ली टू से कि वो पता नहीं आगे जाके क्या करेगा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि
नया बॉल वो अच्छा यूज़ करता है, स्विंग हो रहा हो तो वो स्विंग करता है, जहाँ पे कटर्स की ज़रूरत होती है वो कटर्स करता है, जहाँ यॉर्कर की ज़रूरत होती है वो यॉर्कर करता है। तो ऐसा बॉलर ही आपको T20 में चाहिए होता है कि जिसके पास डिफरेंट वेरिएशंस हों। जहाँ तक आपने शाहीन की बात की, यस, अगर हम बाबर की बात करते तो शाहीन की भी बात करनी है, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस नीचे ही आई है ना कि ऊपर आई है। और ये अगर वो वर्ल्ड कप में जा रहे हो, फॉर नाउ वो हमारे लीडर ऑफ द अटैक है, लेकिन उनका रोल भी बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में है कि मुझे नहीं, माइट बी आई एम रॉन्ग, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी कहीं ना बेंच पे बैठ जाए। तो यानी आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा, ये आप देखने वालों को ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल 11 में शाहीन आफरीदी एंड बाबर नज़र ना आए, तो ये सरप्राइज़ नहीं होगा, ये टीम की सिचुएशन और टीम के ये कॉम्बिनेशन के लिए हम बेहतर लोगों है। फैंस को भी समझने की ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर वो आपने देखा होगा कि पवेला मच जाता है कि ये वो सीनियर था, वो कैसे बैठ गया। ये जब तक हम इस कल्चर से भी नहीं निकलेंगे ना, हमारी टीम बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। जो टीम की रिक्वायरमेंट है हमेशा, अगर शहीनशाह टीम की रिक्वायरमेंट है तो यस उसको होना चाहिए, अगर वो टीम की रिक्वायरमेंट में नहीं पूरा होता रहे तो उनको नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये क्राइटेरिया नहीं सेट करेंगे आपकी टीम बेहतर नहीं हो सकती।